So function of complex variable and complex variable we are starting. तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? तो तुम पहले से जानते हो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही कैसे होते हैं? रियल पार्ट्स होते हैं। सो एक्स एंड वाई बोथ आर, एक्स एंड वाई बोथ आर रियल। तो एक्स और वाई दोनों रियल नंबर होते हैं। जेड तुम्हारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? सपोज दिस इज द रियल एक्सिस, एक्स इज रियल एक्सिस, वाई इज इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे कोई अगर एक्स कॉमा वाई पॉइंट है तो ये बन जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, तो मॉड जेड की वैल्यू हो जाती है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होता है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा। यहाँ पे ई की पावर आई थीटा का मतलब कितना होता है ये मैंने बताया था एक बार। तो आर टाइम्स ई की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको आइलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइलर्स फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पोलर फॉर्म है। ये तो सब तुमने पढ़ा होगा पहले से ही, तो एक बेसिक रिकॉल था। तो जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो वी शुड टॉक फॉर फंक्शन ऑफ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स, तो फंक्शन ऑफ रियल नंबर की लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ओके, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो फॉर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल और रियल वेरिएबल। ओके, कैसे लिमिट फाइंड करते थे इसकी? हम लोग लिमिट फाइंड करते थे किस वे में फाइंड करते थे लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, क्या हो जाता था? फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते थे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते थे। राइट हैंड लिमिट क्या होती थी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। बट in the case of complex variable, we will find in case of complex number, complex variable, we will find the limit at a point from any direction because it is a plane only. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज के अलोंग फाइंड करनी पड़ेगी। सो लिमिट हेयर, लिमिट कैन बी obtained along any path, along any path. ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग है ये लाइन, कि यहाँ पे लिमिट जो है किसी पाथ के अलोंग फाइंड की जाती है। भाई रियल नंबर्स में क्या होता है कि केवल दो ही रास्ते होते हैं। मान लो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन गिवन है, किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट ए पर लिमिट डिस्कस करेंगे तो केवल दो ही रास्ते हैं हमारे पास यहाँ पे, एक फ्रॉम लेफ्ट और एक फ्रॉम राइट। दैट्स वाई वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच एंड राइट हैंड लिमिट ए प्लस एच। बट इन केस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। So to reach point small a, we have infinite number of ways or path. That's why, that's why we find, we find limit along any path. ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में लिमिट किसी पाथ के अलोंग फाइंड करते हैं। आई होप इट इज क्लियर।
कोई डाउट हो तो आप रोक के पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा सर हूँ। रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूँ? तो बस यही एक वो मिनट। कॉम्प्लेक्स की लिमिट वाला। हाँ, कॉम्प्लेक्स ने बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास रियल नंबर्स में क्या होता है, कोई फंक्शन गिवन है तो उसमें खाली दो ही पॉसिबल वेज होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग, सॉरी, एक अलोंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, एक अलोंग राइट हैंड साइड। दिस इज फॉर रियल नंबर्स। ये वाला क्या है, रियल नंबर्स के लिए है, रियल फंक्शंस के लिए है, रियल फंक्शंस के लिए। जबकि ये वाला जो ग्राफ बनाया है मैंने, दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या होता है, किसी पॉइंट तक रीच करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होते हैं। ठीक है, वो भाई कहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल दो ही वेज हैं, एक लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से। ठीक है, दैट्स वाई वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ओनली। बट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या होता है, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं, तो हमें हर पाथ के अलोंग लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टू रीच पॉइंट ए वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज और पाथ, दैट्स वाई वी फाइंड लिमिट अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ, since there are infinite number of path। ओके, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होते हैं। एक दो एग्जांपल करेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, कॉन्टिन लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, तो सपोज एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एफ जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे इसकी, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट। जेड नॉट हमारे पास कोई पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। जेड नॉट का मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक है, तो जब जेड अप्रोच कर रहा है जेड नॉट की तरफ, एफ जेड की लिमिट हमारे पास होगी सपोज एल। ठीक है, सपोज एल, तो अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ, किसी पाथ के अलोंग। ठीक है, पाथ कौन सा, पाथ अलोंग एनी पाथ फ्रॉम जेड टू जेड नॉट। तो जेड से जेड नॉट के अलोंग, किसी पाथ के अलोंग हम ये लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे पाथ गिवन रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लिमिट। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है भाई, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी का बिल्कुल वही फॉर्मूला था, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या करेंगे, बिल्कुल सिमिलर, जैसे यहाँ पे लिमिट ऑफ एफ जेड, जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, मतलब जेड जेड नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, जेड नॉट कोई पॉइंट है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी पता करनी है। तो लिमिट ऑफ एफ जेड, जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, ये हो जाता है एफ जेड नॉट। ठीक है, एफ जेड नॉट क्या है, ये फंक्शनल वैल्यू है, ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू। तो यही कॉन्सेप्ट वहां भी होता था रियल नंबर में भी, कि अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल आते हैं, तो क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। वैसे ही यहाँ भी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पोर्शन ये वाला, ये लिमिट अलोंग एनी पाथ है, लिमिट अलोंग एनी पाथ। और राइट हैंड साइड पे जो लिखा है ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू चेक एंड हाउ टू फाइंड, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होंगे, क्या होंगे, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड, जेड कंटेन्स एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, इसीलिए ये वाले फंक्शन क्या करते हैं, दो फंक्शन क्रिएट करते हैं। अभी तुमको मैं लिखा दूंगा मेथड इसका। ठीक है, पहले इससे पहले डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं।
तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी का डिफरेंशियबिलिटी इसमें क्या होता है? तो डिफरेंशियबिलिटी जैसे वहां पढ़ी थी हम लोगों ने, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी है, बट ये यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ जाएगा। तो एफ डैश जेड फाइंड करना है हमें जेड इक्वल टू जेड नॉट पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया डिफरेंशियबिलिटी का एफ डैश जेड का, या डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है डिफरेंशियबिलिटी का। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके बिफोर एवरीथिंग। मैंने एक शीट शेयर कर रखी है तुम्हारे ग्रुप में, उसी शीट से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ओके। तो एक क्वेश्चन है कि लिमिट, पहला ही क्वेश्चन है तुम्हारी ट्यूटोरियल शीट में, लिमिट z टेंडिंग टू जीरो जेड बार अपॉन जेड एग्जिस्ट और नॉट। ये पूछ रहा है एग्जिस्ट और नॉट। तो हमको ये पता करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं करती है। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? z टेंडिंग टू जीरो। z टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हो गया? तो लिख लो भाई, z टेंडिंग टू जीरो। तो z बार का मतलब क्या हो गया? x प्लस सॉरी x माइनस आयोटा वाई। z बार का मतलब क्या होता है? तुमको ये सब पता होना चाहिए पहले से कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बार इज अ कॉन्जुगेट। z बार इज अ कॉन्जुगेट। कैसे निकालते हैं भाई कॉन्जुगेट? x माइनस आयोटा वाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो z बार का मतलब क्या हो गया? x माइनस आयोटा वाई अपॉन z का मतलब क्या हो गया? x प्लस आयोटा वाई। तो ये तो एक्स वाई में आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है? लिमिट z टेंडिंग टू जीरो। z टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ? कि x कॉमा वाई दोनों ही क्या होंगे? टेंडिंग टू जीरो का जीरो। ये बात बन गई, एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। अब एक बात यहाँ पे ये समझो कि यहाँ इस फंक्शन के लिए हमें क्या करना है? मैं तुमको एक रूल लिखता हूँ यहाँ पे स्टार बना के, ठीक है? चूज अ पाथ सच दैट एक पाथ हमें यहाँ पे चूज करना होगा सच दैट वन द फंक्शन द फंक्शन शुड नॉट शुड बिकम शुड बिकम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा पाथ चूज करना है कि फंक्शन में वेरिएबल खत्म हो जाए। वेरिएबल कौन कौन से? जैसे एक्स और वाई वेरिएबल ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो हमको कोई ऐसा पाथ चूज करना है। तो पाथ जनरली हम लोग अब वो किससे पास करना चाहिए? इस वाले पॉइंट से पास करना चाहिए। द पाथ यहीं पे लिख दे रहे हैं, सेकंड पॉइंट, द पाथ शुड। सर यहाँ पर एक्स कॉमा वाई आपने 0,0 तो लिया है। क्योंकि z बराबर हमारे पास क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, जीरो पे टेंड जी। कर रहा है। इसका मतलब एक्स भी जीरो पे टेंड कर रहा है, वाई भी जीरो पे टेंड कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके। अब हमको यहाँ पे एक्स और वाई में कोई ऐसा पाथ लेना है। द पाथ शुड पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो। जीरो कॉमा जीरो कहाँ से आया है? यही यही वाला पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे जनरली लिख देता हूँ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जेड नॉट कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जीरो कॉमा जीरो गिवन है, तो ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि एक ऐसा पाथ लेना है अब यहाँ पे कि कोई दोनों वेरिएबल हट जाए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं पाथ ले रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स क्या है? y इक्वल टू एम एक्स क्या है? पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास भी करता है ये। ठीक है, वेन वी पुट दिस इन द क्वेश्चन, तो रख के देखते हैं क्या होता है। इसको क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? चलो क्वेश्चन में रखते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट। अब जब क्वेश्चन में y की जगह mx रखोगे तो पूरा पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है यहाँ केवल x टेंडिंग टू जीरो बचा, क्योंकि y की जगह हमने क्या लिख दिया है? mx लिख दिया है।
ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा एम एक्स। तो वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्स कॉमन लूंगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, पूरा पूरा फंक्शन देखो एक्स की फॉर्म में हो गया है, इसीलिए यहाँ पे केवल मैंने एक्स लिखा है। ठीक है। अगर के पूरा पूरा वाई की फॉर्म में होता तो यहाँ वाई लिखते। तो एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स कॉमन लो। तो जब एक्स कॉमन लोगे तो वन माइनस आई एम अपॉन एक्स कॉमन लो, ये वन प्लस आई एम बचेगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल। अब जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, ये आंसर आएगा हमारे पास वन माइनस आई एम अपॉन वन प्लस आई एम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखता हूँ। थर्ड पॉइंट, इफ द आउटपुट, इफ द आउटपुट, इफ द आउटपुट ऑफ लिमिट डज नॉट, या डज आउटपुट ऑफ द लिमिट डिपेंड्स, आउटपुट ऑफ लिमिट डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन पैरामीटर, पैरामीटर एम। एम पैरामीटर पे क्या करे, डिपेंड करे। डिपेंड्स ऑन पैरामीटर एम, देन डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट, then limit does not exist, then limit does not exist। सर इसमें एम स्लोप है क्या? m इज द स्लोप ऑफ लाइंस। जो भी लाइन हम लोगों ने y इक्वल टू एम एक्स ली है, ये उसकी स्लोप है। तो अगर ये m पर डिपेंडेंट हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ इट डिपेंड्स ऑन m, इफ द आउटपुट, इफ द आउटपुट ऑफ लिमिट डिपेंड्स ऑन पैरामीटर m, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी भाई? क्योंकि तुम रियल फंक्शन की बात करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आनी चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होती नहीं है, यहाँ किसी पाथ के अलोंग होती है। तो जितने भी पाथ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने वाई का एमएक्स लिया था, ये कोई जनरल पाथ था। ये क्या था? जनरल पाथ। जनरल पाथ का मतलब क्या हो गया, अलग अलग एम के लिए अलग अलग लाइन होगी। भाई एम की वैल्यू वन रखोगे तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन आएगी, एम की वैल्यू टू रखोगे तो वाई इक्वल टू टू एक्स लाइन आएगी। तो अलग अलग लाइंस के लिए हमने एक ही बार में रख दिया वाई इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये एम पर डिपेंड कर गया। अब एम पर डिपेंड कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एम के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, लिमिट विल बी डिफरेंट, लिमिट विल बी डिफरेंट। क्योंकि हमारे आंसर में क्या आया है, वन आई एम अपॉन वन प्लस आई एम। हम एम की वैल्यू वन रखेंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई। एम की वैल्यू टू रखेंगे तो वन माइनस टू आई अपॉन वन प्लस टू आई। तो अलग अलग एम के लिए अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन दिस केस आंसर क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर यहाँ क्या बना हमारे पास, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज द आंसर। किसी कोई डाउट है यहाँ पे? सर फिर दोबारा बताना, आपने एंड में क्या करा? हमने यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया था उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया, जेड बार को लिख लिया एक्स माइनस आई वाई, और जेड को लिख लिया एक्स प्लस आई वाई। यहाँ जेड को एक्स प्लस आई वाई लिखोगे तो ये बन जाएगा एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो। अब यहाँ पे पूरा पूरा एक्स वाई में है। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा पाथ चूज करना है। जनरली हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं, जनरली, हमेशा नहीं लेकिन, ठीक है। जनरली वाई इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं। तो y की जगह mx रखोगे, मतलब तुमको ऐसा पाथ चूज करना है कि x कंप्लीटली हट जाए, x कंप्लीटली गायब हो जाए, कैंसिल हो जाए। ऐसा पाथ चूज करना है अपने मन से। ठीक है। यहाँ अपने ऊपर चॉइस होती है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमको अपने मन से कोई पाथ चूज करना है कि x कंप्लीटली हट जाए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स ले लिया।
एम एक्स लेने से ये मालूम चला हमको कि अलग अलग एम की वैल्यू के लिए अलग अलग पाथ होंगे, मतलब डिफरेंट पाथ होंगे। अगर सभी पाथ के लिए लिमिट की वैल्यू सेम आ जाती है तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर सभी पाथ के लिए लिमिट क्या होती है, अलग अलग आती है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। सभी पाथ के लिए अगर लिमिट एक ही आती है, सिंगल वैल्यू आती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए मैंने तुमको दो फॉर्मूले लिखे, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे कि चूज अ पाथ सच दैट द फंक्शन शुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। कि फंक्शन क्या है, एक्स और वाई से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब एक्स और वाई ना बचे इसमें। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द पाथ शुड पासिंग थ्रू जेड नॉट। जेड नॉट कौन है, ये जेड नॉट होता है। ये क्या है, जेड नॉट है, जो पॉइंट गिवन है हमको ये वाला। ठीक है। ये जेड नॉट पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 0 गिवन था, तो हमने वाई इक्वल टू एम एक्स लिया है, इसका मतलब ये ओरिजिन से लाइन पास करती है। ठीक है। अब इसको रख देंगे भाई हम क्वेश्चन में, जब रखोगे क्वेश्चन में तो वाई इक्वल टू एम एक्स रखोगे, एक्स कॉमन लोगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर तुम्हारा बन जाएगा 1 - IM/1 + IM। तो तुम ये ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये एम पर डिपेंड कर रहा है। एम यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है ना, अगर क्वेश्चन में एम ना आ रहा होता तब तो फिर ये लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती। लेकिन क्योंकि ये एम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये लाइन लिखी है मैंने इसके लिए। सी, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, मतलब एम की अलग अलग वैल्यूज के लिए लिमिट विल बी डिफरेंट, लिमिट अलग अलग होगी। बात क्लियर है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम दिस लिमिट विल चेंज। तो क्योंकि हर एम की वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, इसलिए अब यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, सुनो और पढ़ो। इफ द आउटपुट ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट का जो आउटपुट आया है, डिपेंड्स ऑन पैरामीटर एम, अगर ये पैरामीटर एम पर डिपेंड करता है, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एम पर डिपेंड कर जाता है, आंसर में एम आ जाता है, तो लिमिट वहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि आंसर में एम आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि अलग अलग एम की वैल्यू के लिए लिमिट अलग अलग होगी। कोई डाउट बताइए। किसी डाउट है इस क्वेश्चन में अब? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है। अच्छा, तुमको कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है कि एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड। ये एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड गिवन है, जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट जीरो और नॉट, मतलब ये z इक्वल्स टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखवाया है, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है क्या, Fz - Fz0 अपॉन z - z0। एफ डैश जेड का फॉर्मूला ये है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। चलो भाई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, एफ डैश जेड निकालना है, किस पर निकालना है, z इक्वल टू जीरो पे निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाइए, z टेंडिंग टू जीरो, लिमिट z टेंडिंग टू जेड नॉट होता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Fz - Fz0 अपॉन z - z0, ये फॉर्मूला है। तो लिमिट z टेंडिंग टू जीरो, एफ जेड हमारे पास दे रखा है मॉड z, माइनस Fz0 मतलब f0, मतलब मॉड जीरो, अपॉन z - जीरो। तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू जीरो, ये बच्चे क्या बन जाएगा, मॉड z अपॉन z। अब फिर से इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा, जेड की जगह लिखोगे x, y टेंडिंग टू 0, 0। मॉड जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई का मॉड क्या होता है, √x² प्लस y², अपॉन जेड क्या होता है, x + i y। ये हमारा एक्स वाई की फॉर्म में फंक्शन आ गया। ठीक है। अब तुमको ऐसा फंक्शन चूज करना है जो ओरिजिन से भी जाता हो और उसको रखने पर एक्स कंप्लीटली हट जाए। बताओ क्या चूज करोगे, बताओ क्या चूज करोगे। सर इसके अंदर जेड नॉट की वैल्यू जीरो क्यों हुई थी? श्रेयांश, ये तुम्हारी बात समझ मुझे नहीं आई। पहली बात तो एफ जेड की जगह एफ मॉड एफ जेड है,
है ना। फंक्शन तुमको क्या दे रखा है, मॉड एफ जेड, सॉरी मॉड जेड। तो ये तो एफ जेड हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला ही सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं बोल रहा हूँ ये तो फॉर्मूला है। जी सर। तो फॉर्मूले को ही हमें क्या करना है, फॉर्मूले में फंक्शन रख दो, तो एफ जेड की जगह हो गया मॉड जेड हो गया, माइनस एफ जेड नॉट का मतलब क्या हो गया, जहां जेड है वहां जीरो रखना पड़ेगा, तो मॉड जीरो हो गया ये, अपॉन जेड माइनस जीरो, जेड माइनस जेड नॉट कितना था, जीरो था, ये जेड नॉट है, दिस इज जेड नॉट। ठीक है। ओके सर। तो अब यहाँ पे मॉड जेड की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई, और जेड की वैल्यू हो गई एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर। नाउ चूज अ पाथ, चूज अ पाथ पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो कहाँ से आया, ये वाला, पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो टू रिमूव एक्स कंप्लीटली। बताओ क्या पाथ चूज करोगे, कौन बताएगा? कौन सा पाथ चूज करना चाहिए? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर अगर कोई पैराबोला वाला फंक्शन चूज करें तो एक्स बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से। अगर तुम वाई पैराबोला अगर लेते हो तो यहाँ एक्स की पावर फोर हो जाएगा, तो एक्स बाहर तो निकल जाएगा। ठीक है, बट कंप्लीटली हटेगा नहीं, वाई इक्वल टू एम एक्स से काम चल जाएगा यहाँ पे। टेक वाई इक्वल टू एम एक्स, टेक वाई इक्वल टू एम एक्स रखो यहाँ पे। जब वाई इक्वल टू एम एक्स रखोगे तब क्या बनेगा, तो लिमिट, यहाँ पे वाई हट चुका क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, इस जगह पे वाई इक्वल टू एम एक्स डालोगे तो पूरा एक्स का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, होल अपॉन एक्स प्लस आई, आई एम एक्स, यहाँ हो जाएगा आई एम एक्स। कोई डाउट? अगली स्टेप क्या बनेगी, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, अंडर रूट लगा हुआ है, एक्स बाहर आ जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, होल अपॉन एक्स कॉमन लोगे, वन प्लस आयोटा एम आएगा, एक्स कैंसिल। अब तुम देखो यहाँ पे जब लिमिट लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन वन प्लस आयोटा एम। अब फिर से देखो ये कंप्लीट एम पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड्स ऑन एम, हेंस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम लिमिट विल बी डिफरेंट, लिमिट विल बी डिफरेंट, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल। ये एम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था, अगर ये एम पे डिपेंड कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग एम के लिए अलग अलग लिमिट आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, एट जेड इक्वल टू जीरो चेक करना है। ठीक, हमें डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करनी है एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, मतलब जीरो पर। फॉर्मूला क्या होता है, जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अप्लाई करिए, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, एफ जेड हमारे पास है मॉड जेड का स्क्वायर, माइनस एफ नॉट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जीरो, अपॉन जेड माइनस जीरो। अप्लाई करते हैं, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, मॉड जेड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन जेड का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई। कौन सा पाथ चूज करोगे अब?
इसको लिख लो, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0, क्योंकि ये जेड का मतलब एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। चूज अ पाथ। कौन सा पाथ लोगे? बोलिए। हेलो। सर आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा आ नहीं रही है, बहुत कट के आ रही है। जिसको मेरी आवाज आ रही है वो बताए। सर इलिप्स के थ्रू। तुमको ऐसा पाथ चूज करना है कि एक्स कंप्लीटली हट जाए, यहां भी वाई इक्वल टू एम एक्स करेक्ट है। अप्लाई वाई इक्वल टू एम एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आई एम एक्स। ठीक है, जहां जहां वाई है वहां वहां एम एक्स रख दिया। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा 1 + m² होल अपॉन एक्स 1 + i m। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया। जब लिमिट 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ 0 अप्लाई हो जाएगा, एक एक्स बचेगा ना यहाँ पे। तो पूरा पूरा 0 हो गया, और पूरा 0 हो गया मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एम आ गया। क्या आ गया ये? इंडिपेंडेंट ऑफ एम। हेंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एज लिमिट एग्जिस्ट हेयर, एग्जिस्ट हेयर। बोलो कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कॉशी रीमान इक्वेशन। एक क्वेश्चन बोलो तो और करा दें। यस सर। तो लिमिट फाइंड करने का क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। फाइंड द लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0। तुमको फाइंड करना है x³ प्लस 3x² प्लस y³ अपॉन x² प्लस y²। चलो बताओ, फाइंड द लिमिट। जस्ट मुझे चूज करके बताओ पाथ। चूज अ पाथ। क्या पाथ चूज किया जाए कंप्लीटली हट जाए? सर फिर से MX ही होगा। y = mx। y इक्वल टू एम एक्स डालोगे, तो y इक्वल टू एम एक्स डालोगे तो क्या बन जाएगा ये? फिर ऊपर अ, एक्स एक्स का टर्म आएगा। हाँ, ऊपर एक्स कटा जाएगा, x³ बन जाएगा, ऊपर x³ कॉमन, नीचे x² कॉमन। लिमिट, लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे? 0। लिमिट कंप्लीटली 0 आ जाएगी व्हेन चूज y इक्वल टू एम एक्स। व्हेन यू चूज y इक्वल टू एम एक्स लिमिट विल बी 0। हेंस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर? तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। कोई डाउट? ओके, सो डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स राइट द कॉशी रीमान इक्वेशन। द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉशी रीमान इक्वेशन। बिफोर कॉशी रीमान इक्वेशन आई वुड लाइक टू टेल यू द एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? तुमको मैंने डिफरेंशियबिलिटी बता दी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है?
अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने बताया, इस वाले एग्जांपल में ये वाला मॉड जेड स्क्वायर, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही थी। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल था एज लिमिट एग्जिस्ट। इसके जस्ट ऊपर वाला एग्जांपल हम लोगों ने किया था मॉड जेड, तो जीरो पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, एम के फॉर्म में आ रही थी ना, तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल था, ये डिफरेंशिएबल नहीं था। तो तुमको मैंने डिफरेंशिएबिलिटी बता दी। अब हम लोग बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको अभी कुछ डेफिनेशंस भेजूंगा, वो साथ में ऐड कर लेना। डेफिनेशंस आएंगी एग्जाम में, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है भाई? एनालिटिक फंक्शन, तो a function fz is said to be analytic at z naught if it is differentiable differentiable at z naught as well as in its neighborhood। नेबरहुड का मतलब समझे क्या होता है? नेबरहुड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? A function fz is said to be analytic at a point z naught, मतलब कोई फंक्शन z naught पर एनालिटिक होगा if it is differentiable at z naught as well as in its neighborhood, मतलब उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके नेबरहुड में भी होना चाहिए। ठीक है, नेबरहुड क्या होता है? कोई बताएगा नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीवन? सर जो नेबरिंग वैल्यूज होगी। नेबरिंग वैल्यूज, तो जैसे पॉइंट अगर जेड नॉट है तो इसके अराउंड एक हम लोग सर्कल खींचते हैं जो डेल्टा रेडियस का है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट जो इसके अंदर आ रहे हैं, मींस जैसे मान लो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड है ये, तो नेबरिंग पॉइंट कौन कौन से होंगे? जेड इज नेबर पॉइंट, नेबर को मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ एनवीडी। एनवीडी मतलब नेबरहुड, ठीक है। जेड इज नेबरहुड पॉइंट इफ मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, मतलब जेड और जेड नॉट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो। अगर रेडियस के अंदर हैं सारे पॉइंट, तो ये सारे के सारे क्या बोले जाएंगे? नेबरहुड पॉइंट बोले जाएंगे। मतलब जेड नॉट पे तो है ही है, साथ में इन सारे पॉइंट्स पे भी ये क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो दीज आर कॉल्ड नेबरहुड पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट। तो मैंने ये लिखे नेबरहुड की डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन भेज भी दूंगा मैं तुम लोग को, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात होती है कि मतलब कोई फंक्शन जेड नॉट पर एनालिटिक पूछ पूछ रहा है, जेड नॉट पे भी एनालिटिक होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर दोनों पे है तभी ये एनालिटिक होगा, अदरवाइज एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो थी एक फंक्शन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कॉशी रीमैन इक्वेशन की, ठीक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉशी रीमान इक्वेशंस। कॉशी रीमान इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और 100% आएगा, ठीक है। क्या होती हैं कॉशी रीमान इक्वेशंस? तो मैं बताता हूँ तुम्हें, नोट कर लो भाई इसके लिए, कि इफ अ फंक्शन एफ जेड, ठीक है, टू बी एनालिटिक और बी एनालिटिक इन अ रीजन, किसी रीजन के बारे में बात हो रही, रीजन आर, रीजन मतलब ये क्षेत्र, ठीक है, ये रीजन आर। इफ, एक बात, पहली बात,
जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, कॉमा डेवर यू अपॉन डेवर वाई, कॉमा डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, कॉमा डेवर वी अपॉन डेवर वाई आर कंटिन्यूअस फंक्शन, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब तुम कहोगे ये यूवी कहाँ से आ गया? यूवी मैं बता देता हूँ तुमको। जैसे मान लो हमारे पास कोई एफ जेड फंक्शन है, तो वो लिखा जाएगा यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जो यू प्लस आई वी की फॉर्म में लिखा जाता है। एफ जेड कैसे लिखते हैं? यू प्लस आई वी। तो यू होता है रियल पार्ट और वी होता है इमेजिनरी पार्ट। तो वही डेरिवेटिव है यहाँ पे, ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स है, ये डेवर यू अपॉन डेवर वाई है, ये डेवर वी अपॉन डेवर एक्स है, ये डेवर वी अपॉन डेवर वाई है। ये तो पहली बात हो गई। अब बात आती है दूसरी बात। तो दूसरी बात में क्या है? जो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स है, दैट शुड बी इक्वल टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई। मतलब डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई। पहली बात, यू एक्स इक्व इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, जहाँ यू सफिक्स एक्स का मतलब है यू का और करके लिख लो, और यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई। ठीक है? इसका क्या मतलब है? यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल होना चाहिए वी का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और सेकंड पार्ट इसका बनता है डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेवर यू अपॉन डेवर वाई। ओके? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई। और तो दीज टू आर कॉल्ड कॉशी रीमैन इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरली, जब तुमसे पूछा जाएगा कॉशी रीमैन इक्वेशन लिखो, तो ये इक्वेशन यूज की जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है? ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिक ट्रू हो जाती है, हम प्रूव नहीं करते हैं इसे, केवल सेकंड वाली यूज करते हैं। तो कोई फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब कॉशी रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल होना चाहिए डेवर वी अपॉन डेवर वाई के, और साथ में डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इक्वल होना चाहिए माइनस का डेवर यू अपॉन डेवर वाई। ठीक है? ये कंडीशंस हैं किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? लेकिन अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है? क्या बात मैंने बोली, कंफ्यूजिंग बात बोली है थोड़ी सी, लेकिन सुन लो। इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक, ये इम्प्लाई करेगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआर इक्वेशन, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, इफ सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, फंक्शन विल नॉट एनालिटिक। तीसरी बात, इफ सीआर सेटिस्फाई, फंक्शन मे और मे नॉट एनालिटिक। ये तीन बातें हैं, तीनों बातों को ऑब्जर्व करो। पहली बात क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर सेटिस्फाई जरूर करेगी। इफ द फंक्शन इज एनालिटिक, इफ द फंक्शन इज एनालिटिक सीआर विल सेटिस्फाई। सेकंड बात है, अगर सीआर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और तीसरी बात है, अगर सीआर सेटिस्फाई कर गई, ठीक है, तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है? बस ये तीन बातें हैं हमें ध्यान रखनी है।
इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम तुम्हें करके बताते हैं क्वेश्चंस। जो हमने क्वेश्चन तुम्हें शेयर कर रखे हैं ट्यूटोरियल शीट, उसमें ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 4। स्टेट द कॉशी रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, यूज देम टू चेक एफ जेड इज एनालिटिक और नॉट। तो हमें चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कैसे पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन सेज एफ जेड इक्वल क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ -3xy² प्लस आयोटा टाइम्स 3x² माइनस का y³। तो ये जो हमको फंक्शन गिवन है, हम इसको सबसे पहली स्टेप कंपेयर करेंगे u प्लस आई वी से। किससे कंपेयर करेंगे? u प्लस आई वी से। तो u होता है रियल पार्ट, u हमको मिल गया x³ -3xy²। और v होता है इमेजनरी पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ i। तो v हमको मिल गया पूरा ब्रैकेट में 3x² -y³। तो ये हो गया u, ये हो गया v। कोई डाउट यहां तक? एफ जेड बराबर क्या होता है? u प्लस आई वी, हमें इसी से कंपेयर करना होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया u और ये वाला पार्ट हो गया v। यहां तक कोई दिक्कत? हमको पता लगाना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे सी आर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यूज सी आर इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होती हैं? डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल टू डेवर v अपॉन डेवर y, ये होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? डेवर v अपॉन डेवर x इक्वल टू माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y। ये सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो करके देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव तुमको बता चुके हैं पहले ही, वही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो डेवर u का x के रिस्पेक्ट में करो, u का। तो डेवर u अपॉन डेवर x, x के रिस्पेक्ट में u का कितना आएगा भाई? x³ बन जाएगा 3x² माइनस 3xy² का x के रिस्पेक्ट में कितना बन जाएगा? 3x का 1 हो गया y²। नाउ अब निकालो डेवर v अपॉन डेवर y। डेवर v अपॉन डेवर y निकालो, मतलब v का y के रिस्पेक्ट में। तो v का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा यहाँ पहले वाले टर्म में, तो 3x² बचेगा। x² कांस्टेंट है, और y³ का हो जाएगा 3y²। तो देख लो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब डेवर v अपॉन डेवर x निकालते हैं। कोई डाउट किसी को? डेवर v अपॉन डेवर x निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में v को करो। तो 3 दूनी 6, 6xy, y³ 0 हो जाएगा। ठीक है, x को करो और u को करो y के रिस्पेक्ट में। डेवर u अपॉन डेवर y, तो u को y के रिस्पेक्ट में करोगे x³ 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा -6xy, -6xy। तो तुम देख लो, डेवर v अपॉन डेवर x ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एज, किसी कोई डाउट? एज सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। अच्छा तुम देखो ये दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो कॉन्टिन्यूअस भी हो गए। ठीक है, सेटिस्फाई, हेंस, हेंस द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। ये फंक्शन क्या हो गया? एनालिटिक हो गया। सीआर इक्वेशन लगाने का ये फायदा है कि हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इज एनालिटिक, ये प्रूव हो गया कि फंक्शन क्या है हमारा? एनालिटिक है। बस यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। सीआर सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन क्या हो गया? एनालिटिक हो गया। किसी कोई डाउट? क्या करना होता है? फंक्शन गिवन है, तुम u प्लस आई वी से कंपेयर करोगे। u अलग लिख लोगे, v अलग लिख लोगे। u क्या होता है? रियल पार्ट। v क्या होता है? इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ i। पूरा पूरा लिखना होता है। ठीक है, u भी लिख लिया। अब क्या करना है? सी आर को सेटिस्फाई करनी है। सी आर इक्वेशन होती क्या है ये लिखिए। डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल टू डेवर v अपॉन डेवर y। और दूसरी इक्वेशन होती है डेवर v अपॉन डेवर x इक्वल टू माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y। अगर ये इक्वल है तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है? एनालिटिक है।
जो डेरिवेटिव आए हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए फंक्शन क्या है हमारा, एनालिटिक है। बाकी सी आर सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं तुमको हम। एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड है जैसे हमारे पास, तो पूछ रहा है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो ई की पावर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस आई वी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर आई वाई। ये क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर आई वाई का मतलब होता है कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। अभी बताया था ऊपर इसका पोलर फॉर्म में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा टाइम ई की पावर एक्स साइन वाई। अब इसे कंपेयर कर लो यू प्लस आई वी से, तो यू प्लस आई वी, तो यहाँ पे यू कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई, और वी कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई। कोई डाउट यहाँ तक? अब फिर से पता लगाना है कि एनालिटिक है कि नहीं है। इज एनालिटिक और नॉट, ये पता लगाना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स करो भाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। डेवर वी अपॉन डेवर वाई निकालो। तो वी वाले का वाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। तो ई की पावर एक्स कॉस वाई, देखो दोनों बराबर आ गए। अब अब डेवर वी अपॉन डेवर एक्स करो। तो डेवर वी अपॉन डेवर एक्स करोगे तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, ये साइन वाई आ जाएगा। दूसरा वाला डेवर यू अपॉन डेवर वाई निकालो। तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स साइन वाई। तो सी आर इक्वेशन यही होती है कि वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई होना चाहिए, वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई होना चाहिए, है यहाँ पे। और यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए, वो भी है यहाँ पे। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, हेंस हेंस गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। बताइए कोई डाउट किसी को? जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। क्लियर और नॉट? बोलिए। तो इसके अकॉर्डिंग अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 7 लगाना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? ये नोट्स मैं भेज दूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस तो सर। आ रहा है सर। नेक्स्ट मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट अब तुम्हारे लिए आता है यहाँ पे, लाप्लास इक्वेशन एंड हार्मोनिक फंक्शन। अब आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी मैं तुमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है लाप्लास इक्वेशन एंड हार्मोनिक फंक्शन। लाप्लास इक्वेशंस एंड हार्मोनिक फंक्शन। यार ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है वीडियो? स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है? हो रहा है सर, हो रहा है। ओके। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होता है? लाप्लास इक्वेशन तुमने वेक्टर अगर पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, वैसे वेक्टर में था, लेकिन अगर नहीं याद है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड हमारे पास u प्लस आई वी की फॉर्म में है, u रियल पार्ट है, v इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में है, तो ये तो हो गया हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दिस इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो u इज सेड टू बी हार्मोनिक। तो ये u फंक्शन हार्मोनिक होगा इफ इट सेटिस्फाई इट सेटिस्फाई
लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन, अब भाई होती क्या है लाप्लास इक्वेशन? ये होती है डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो। अब ये डेल का मतलब क्या है? डेल का मतलब है डेवर टू यू अपॉन डेवर एक्स टू प्लस डेवर टू यू अपॉन डेवर वाई टू इक्वल जीरो। ठीक है, तो ये हो गई लाप्लास इक्वेशन। अगर कोई भी फंक्शन इफ, सर ये डेल का साइन यही है? हाँ ये डेल ऑपरेटर बोला जाता है, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इफ एफ सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, देन एफ इज हार्मोनिक। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि डेल टू या डेवर टू एफ अपॉन डेवर एक्स टू प्लस डेवर टू एफ अपॉन डेवर वाई टू इक्वल टू जीरो। मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करो एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में, और दो बार करो वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। अगर ऐसा आता है, जो गिव जिस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो वो हार्मोनिक जरूर होगा। ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट? तो सेकंड बात मैं बताता हूं। इफ एफ इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, ये क्या है? एनालिटिक है। देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं दोनों ही क्या होते हैं? हार्मोनिक होते हैं, मतलब सेटिस्फाई जरूर करेंगे लाप्लास इक्वेशन को। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो हार्मोनिक फंक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक फंक्शन बनाए। लेकिन अगर वो एनालिटिक फंक्शन है पहले से ही, तो दोनों ही रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या होंगे? हार्मोनिक होंगे ही होंगे। ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा करा हुआ है, ई की पावर जेड एक्स वाला, ये वाला। तो इसमें हम पता लगाते हैं कि चलो इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं ये वाले हार्मोनिक हैं या नहीं है। मैं एक करूंगा, दूसरा तुम करोगे, ठीक है? मैं एक करके बताता हूँ। एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड है, इसको तुम लिख सकते हो ई की पावर एक्स प्लस आई वाई। इसको तुम लिख सकते हो ई की पावर एक्स ई की पावर आई वाई। इसको तुम लिख सकते हो ई की पावर, ये हो जाएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। रियल पार्ट आएगा तुम्हारे पास ई की पावर एक्स कॉस वाई। मैं रियल के लिए कर रहा हूँ, तुम इमेजिनरी के लिए करोगे। ठीक है, ई की पावर एक्स साइन वाई। ये वाला हो गया होमवर्क, ये वाला मैं बता रहा हूँ। तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स करते हैं, तो यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ई की पावर एक्स कॉस वाई आएगा। एक बार और करो डिफरेंशिएशन, डेवर टू यू अपॉन डेवर एक्स टू, दोबारा करोगे तो फिर से यही आएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर वन। अब u को ही y के रिस्पेक्ट में, तो डेवर u अपॉन डेवर y, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर है cos y का माइनस साइन y। ठीक है, एक बार और करो y के रिस्पेक्ट में, तो डेवर टू यू अपॉन डेवर वाई टू, तो साइन y करोगे तो cos y हो जाएगा, तो e की पावर x cos y। इक्वेशन नंबर टू। एड इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या आएगा? डेवर टू यू अपॉन डेवर एक्स टू प्लस डेवर टू यू अपॉन डेवर वाई टू इक्वल टू जीरो। हेंस यू इज हार्मोनिक। तो यू तो हार्मोनिक हो गया, वी तुम प्रूव करोगे। प्रूव, होमवर्क है, प्रूव वी इज हार्मोनिक। ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। कोई डाउट? बोलिए, किसी कोई डाउट?
हम्म। नो सर। अब हम लोग फाइंड करना सीखेंगे हार्मोनिक कंजुगेट। फाइंडिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट अलग होता है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ, क्या होता है वही बताता हूँ, ठीक। तो सुनो, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन। अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। दैट मीन्स यू इज दैट मीन्स यू इज हार्मोनिक conjugate of V and vice वर्सा। मतलब यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा और वी यू का होगा, ठीक है। अगर एफ एनालिटिक फंक्शन है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड स्टेप्स। ठीक, स्टेप्स बता रहे हैं कैसे फाइंड करना है। इफ यू इज गिवन, वी विल फाइंड वी विल फाइंड वी, ठीक है। तो अगर u गिवन तो v फाइंड करेंगे, v गिवन है तो u फाइंड करेंगे, ठीक। मैं एक बता रहा हूँ, दूसरा तुम अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। गिवन क्या है, u गिवन है। तो टू फाइंड v गिवन u, ओके, सी स्टेप्स। तो v फाइंड करना है तो dv इक्वल्स टू डेवर v अपॉन डेवर x dx प्लस डेवर v अपॉन डेवर y dy। ये एक फॉर्मूला होता है, अभी पार्शियल में पढ़ा था चेन रूल, ये उसी से आया है, ठीक है। अब क्योंकि हमको u गिवन है, क्या गिवन है, u गिवन है, तो यहाँ पे लगा दो सी आर इक्वेशन। यूज सी आर इक्वेशन। जब सी आर इक्वेशन यूज करोगे तो क्या होता है भाई, यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है। तो वी वाई की जगह लिख दो यू एक्स। यू एक्स का मतलब क्या हो गया, डेवर u अपॉन डेवर एक्स डी वाई प्लस, वो यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है और वी एक्स इक्वल टू माइनस का यू वाई होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का डेवर यू अपॉन डेवर वाई डी एक्स। ये बन गया डीवी का फॉर्मूला। क्लियर। एक क्वेश्चन कराते हैं तुमको हार्मोनिक कॉन्जुगेट का। जैसे हमको दिया है u इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, u गिवन है यहाँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y dx प्लस डेवर u अपॉन डेवर x dy, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो माइनस का। अब u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y इट विल बी e की पावर x तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो cos y क्या बन जाएगा, माइनस का साइन y। तो ये हो गया माइनस का साइन y dx प्लस, अब ये डेवर u अपॉन डेवर x मतलब x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x cos y dy, ठीक है। कोई डाउट। इसको मान लो I1, इसको मान लो I2। पहले वाले को मान लो I1, दूसरे वाले को मान लो I2, ठीक है। I1 अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो I1 सॉल्व करते हैं। I1 कितना बन गया हमारे पास, e की पावर x साइन y dx। इसको इंटीग्रेशन कर दो,
ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो साइन वाई कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर एक्स साइन वाई आ गया। कोई डाउट? नाउ टेक आई टू को भी इंटीग्रेट कर दो, ई की पावर एक्स कॉस वाई। किसके रिस्पेक्ट में करना है? वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ई की पावर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कॉस वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? साइन वाई। क्या होता है? साइन वाई। अब आई 1 और आई 2 देखो, अगर ये रिपीट कर रहे हैं तो एक बार लिखना है, अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो दोनों लिखेंगे। ठीक है। ये तो रिपीट कर रहे हैं, यहाँ भी ई की पावर एक्स साइन वाई आ रहा है, यहाँ भी ई की पावर एक्स साइन वाई आ रहा है। इसका मतलब हमें एक ही बार लिखना है, रिपीट करता हुआ नहीं लिखना है। तो v इक्वल टू, तो ये बन जाएगा, यहाँ से देखो dv है, इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो v मिलेगा। तो आउटपुट v हमारे पास कितना आ गया? v इक्वल टू, एक बार लिखना होता है, जो फंक्शन रिपीट कर रहा होगा उसको एक बार लिखना होगा। तो एक बार लिखोगे ई की पावर एक्स साइन वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। दिस इज v, दिस इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इफ, मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं, इफ आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर integration a function repeats, a function repeats, write only one time, write only one time, ओके। एक बार लिखना होता है। तो दिस इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मेथड समझ में आया कि नहीं आया? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। दिस इज मेथड ऑफ फाइंडिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अगर वी गिवन होता तो क्या करते? सेकंड केस, केस 2, केस 2, इसमें ये वाला मेथड समझ में आया नहीं आया? केस 2, इफ v इज गिवन, अगर v गिवन होता तो क्या करते बेटा? तो हमको u निकालना होता, देन फाइंड u। तो u निकालना होता, तो u निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता? फॉर्मूला बन जाता है डी यू इक्वल टू डेवर u अपॉन डेवर x dx प्लस डेवर u अपॉन डेवर y dy। ये तो चेन रूल से आया, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। नाउ यूज, यूज सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन यूज कर दो अब यहाँ पे। तो सी आर इक्वेशन यूज करोगे तो क्या होता है? यू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? वी वाई, मतलब डेवर वी अपॉन डेवर वाई डी एक्स प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई क्या बनता है? यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। कोई डाउट? ये तो कैसे हो गया? बाई सी आर इक्वेशन। तो ये है डी यू इक्वल टू इतना। तो ये तब का है जब वी गिवन हो। तो वी गिवन वाला भी कर लेते हैं क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल। तो v इक्वल टू है तुम्हारे पास e की पावर x साइन वाई, हमको u निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो यही वाला, डी यू इक्वल्स टू डेवर v अपॉन डेवर y dx माइनस का डेवर v अपॉन डेवर x dy। ये फॉर्मूला ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो जैसा कहा जा रहा है वही कर दो। तो क्या कहा जा रहा है? डेवर v अपॉन डेवर y, मतलब y के रिस्पेक्ट में कर दो। तो e की पावर x, y के रिस्पेक्ट में साइन y का हो जाएगा कॉस y dx माइनस, अब v e की पावर इसका x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x साइन y, ये हो गया dy, ये हो गया I1, ये हो गया I2। चलो I1 को करो इंटीग्रेशन। I1 कितना आया? e की पावर x कॉस y dx। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। x के रिस्पेक्ट में करना है तो y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कॉस y कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा? e की पावर x कॉस, कॉस y। ठीक है। नाउ आई टू, आई टू इंटीग्रेट करो। कितना आया था? e की पावर x, माइनस का है ना, माइनस का। आई टू की वैल्यू माइनस की है तो माइनस, ये कितना है? साइन y
और किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो साइन वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस वाई। तो कितना आया, ए की पावर एक्स कॉस वाई। अब देखो रिपीट कर गया, I1 I2 क्या कर गया, रिपीट कर गया, हमें एक ही बार लिखना है। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स कॉस वाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो सी। तो दिस इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कोई डाउट बताइए। एक क्वेश्चन और कराते हैं। यू गिवन है तुमको, x³ माइनस x³ - 3xy²। ठीक। हमको v निकालना है। v क्या, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो dv का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेवर v अपॉन, मैंने ऊपर लिखा है फॉर्मूला dv का फॉर्मूला ये लिखा है, माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y dx, माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y dx, प्लस डेवर u अपॉन डेवर x dy। ठीक। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये है फॉर्मूला, देखो ये लिखा है फॉर्मूला, dv इक्वल्स टू माइनस का डेवर u अपॉन डेवर y dx प्लस डेवर u अपॉन डेवर x dy। बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब जैसा कहा जा रहा है वैसा कर दो। क्या कहा जा रहा है भाई, डेवर u अपॉन डेवर y निकालो। मेरी आवाज आ रही है, डेवर u अपॉन डेवर y निकालो, तो इसको y के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन। तो x³ का 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x y² का 2y, तो कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। कोई डाउट, dx प्लस, अब इसी को x के रिस्पेक्ट में करो, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x³ का हो जाएगा 3x² माइनस x का 1 हो जाएगा तो 3y²। कोई डाउट, dy। इसको लेट कर लो I1, इसको लेट कर लो I2। चलो पहले I1 करते हैं। तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6xy dx। इसको इंटीग्रेशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, कितना बनेगा, 6x² अपॉन 2y। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3x²y। कोई डाउट। नाउ I2 को इंटीग्रेशन करो तो 3x² माइनस 3y² dy। किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में। तो पहला वाला कितना आएगा, 3x² y माइनस, ये हो गया 3y³ अपॉन 3। कितना बन गया ये, 3x² y माइनस का y³। अब इन दोनों को देखो, I1 I2 में जो रिपीट कर रहा है उसे एक ही बार लिखना है। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, देखो 3x² यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखना है। तो 3x² y वन टाइम माइनस, अब ये तो एक ही बार आया है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा y³। तो दिस इज v, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। जो रिपीट कर रहा है उसे एक बार, जो एक बार आया उसे एक बार। कोई डाउट, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दो। किसी कोई डाउट हार्मोनिक कॉन्जुगेट में, बोलिए। नो सर। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट में कोई डाउट नहीं है, ये वाला पार्ट भी तुम्हारा हो गया। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बता दिया मैं तुमको, कॉशी रीमैन इक्वेशन बता दी, एंटी फंक्शन बता दिया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बता दी। ठीक। अब एक पार्ट तुम्हारा आता है माइलन थॉमसन मेथड। ठीक है। माइलन थॉमसन मेथड। माइलन थॉमसन मेथड क्या होता है, क्यों फाइंड करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, फॉर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अभी तक तुमको क्या था, u गिवन था, v निकालना था, v गिवन था, u निकालना था। अब क्या होगा, अब u गिवन होगा, पूरा पूरा फंक्शन एफ जेड निकालना होगा, मतलब u प्लस आई वी पूरा निकालना होगा। v गिवन होगा, u प्लस आई वी पूरा निकालना होगा। ठीक है। तो u प्लस आई वी का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ z। तो फॉर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, तो ये मेन इसका यूज है माइलन थॉमसन मेथड का।
ठीक है। तो तुम्हारी ये क्लास कब तक चलने वाली है? सर 8 बजे तक। अरे ये वाली क्लास नहीं, मतलब तुम्हारी क्लासेस कब तक चलने वाली है? 17 से सर स्टार्ट है प्रैक्टिकल। 17 से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, अच्छा तो मैं करा ही दे रहा हूँ फिर माइलन थॉमसन भी। फिर तुम्हारी एक यूनिट बचेगी, वो अगर आज हो जाता है ये तो मैं कल करा दूंगा वो यूनिट, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो हम लोग मूव करते हैं अब माइलन थॉमसन मेथड पे। तो उसके 4 केसेस हैं, वन बाय वन कर लेंगे सारे केसेस, ठीक है। और ये यूनिट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो पहला केस मैं तुमको बताता हूँ माइलन थॉमसन का। व्हेन यू इज गिवन, जब यू गिवन होता है। अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। आ गया सर। आ गया है, ठीक है, अच्छी यस बात सर। है। तो स्टेप मैं तुम्हें केस वन बता रहा हूँ। माइलन थॉमसन के 4 मेथड हैं। हम करते क्या है इसमें, यू गिवन होता है, वी गिवन होता है, यू प्लस वी गिवन होता है, यू माइनस वी गिवन होता है। जो भी केस गिवन होगा, ये 4 अलग अलग केसेस हैं। सब में ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको फंक्शन ऑफ जेड निकालना है। क्या निकालना है? फंक्शन ऑफ जेड। मैं तुम्हें पहले केस वन बता रहा हूँ। केस वन क्या है? केस वन जब यू गिवन है, क्या गिवन है? यू। व्हेन यू इज गिवन। यू गिवन होगा तो बहुत आसान है। स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ। फाइंड, स्टेप वन, फाइंड डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। क्लियर? एंड लेट इट फाई वन एक्स कॉमा वाई। इसको हम लोग फाई वन एक्स कॉमा वाई मान लेंगे। पहले डेवर यू अपॉन डेवर एक्स निकालेंगे, इसको फाई वन एक्स कॉमा वाई मान लेंगे। दूसरा, फाइंड डेवर यू अपॉन डेवर वाई, डेवर यू अपॉन डेवर वाई एंड लेट इट फाई टू एक्स कॉमा वाई। स्टेप थ्री, रिप्लेस एक्स विथ जेड, वाई विथ जीरो। एक्स को जेड से रिप्लेस कर दो दोनों में, और वाई को जीरो से रिप्लेस कर दो, ठीक है। एंड स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या करेंगे, एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड कॉमा जीरो डी माइनस आई टाइम्स फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड, ये कर दो। बस यहीं से एफ जेड निकल आया, ठीक है। केस टू, केस टू बता रहे हैं, ये केस वन है। केस टू में क्या होगा, v इज गिवन। व्हेन v इज गिवन, v गिवन होगा तो उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करोगे भाई, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप वन, फाइंड डेवर v अपॉन डेवर y एंड लेट इट, इसको लेट कर लेंगे साई वन। क्या लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, साई वन। साई वन, ये साई है, ये फाई था ऊपर, एक्स कॉमा वाई। दूसरा, फाइंड डेवर v अपॉन डेवर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बाद में करेंगे, ठीक है। एंड लेट इट साई टू एक्स कॉमा वाई। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स विथ जेड, वाई विथ जीरो। फोर, एफ जेड तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल साई वन जेड कॉमा जीरो, साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड, ठीक है। ये है केस टू। कोई डाउट? केस थ्री, केस थ्री में क्या होगा भाई,
केस थ्री में तुमको गिवन होगा यू माइनस वी इज गिवन। ठीक है, तुमको एफ जेड निकालना होगा। टू फाइंड एफ जेड, फाइंड एफ जेड। क्लियर, ये करना होगा। तो क्या करेंगे स्टेप्स इसके? लेट स्टेप वन, लेट कैपिटल यू इक्वल स्मॉल यू माइनस वी। यू माइनस वी को कैपिटल यू लेट कर लेंगे, स्मॉल यू माइनस वी। ठीक है। स्टेप टू, फाइंड डेवर कैपिटल यू अपॉन डेवर एक्स एंड फॉलो फॉलो केस वन। यहां से तुमको कैपिटल एफ जेड मिलेगा। क्या मिलेगा? वी गेट कैपिटल एफ जेड। यहां से आगे हमें पूरा केस वन फॉलो करना है। वी गेट कैपिटल एफ जेड, देन स्मॉल एफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल एफ जेड अपॉन वन प्लस आई। जितना भी आ जाए उसमें वन प्लस आई डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये है केस थ्री। नाउ केस फोर। केस फोर में क्या होगा भाई? यू प्लस वी गिवन होगा। यू प्लस वी इज गिवन। करना क्या है? फाइंड स्मॉल एफ जेड, स्मॉल एफ जेड निकालना है। स्टेप वन, स्टेप वन क्या करना होगा? लेट कैपिटल वी इक्वल्स, ये कैपिटल वी लिखा है, यू माइनस स्मॉल वी। मैं यहाँ थोड़ा अलग टाइप का बना दे रहा हूँ इसको। इसको कैपिटल वी है ये। ठीक है। स्टेप टू, फाइंड डेवर वी अपॉन, पहले डेवर वी अपॉन डेवर वाई फाइंड करते हैं ना। तो डेवर वी अपॉन डेवर वाई एंड फॉलो फॉलो केस टू। केस टू फॉलो करना है, वही साई वन साई टू मान के। ठीक है। यहां भी हमको क्या मिलेगा? कैपिटल एफ जेड मिलेगा। क्या मिलेगा? कैपिटल एफ जेड। ठीक। वी गेट वी गेट कैपिटल एफ जेड, देन क्या? स्मॉल एफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल एफ जेड अपॉन वन प्लस आयोटा। मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें हमें वन प्लस आई डिवाइड कर देना। तो ये चार केस हैं। एक भी केस समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक केस को ही बता देता हूँ। ठीक है। बस एक मिनट। तो मुझे जो भेज रखी है उसमें से ही क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो शीट में क्वेश्चन है, यूज माइलन थॉमसन मेथड टू फाइंड u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे u गिवन है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में u गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइंड एफ जेड, फाइंड एफ जेड निकालना है। ठीक है। यूजिंग, अब भाई कहीं भी एफ जेड निकालना हो, यू या वी या यू प्लस वी या यू माइनस वी, कुछ भी गिवन हो, हमें एफ जेड निकालना है तो माइलन थॉमसन ही लगेगा। ठीक है। यूजिंग माइलन थॉमसन थॉमसन मेथड। ठीक। मेथड देखो क्या गिवन है, यू गिवन है। यू गिवन है मतलब ये कौन सा केस है? केस वन है। केस वन। केस वन में क्या करेंगे? स्टेप वन क्या करते हैं भाई? बोलो। डेवर यू अपॉन डेवर एक्स करते हैं पहले। क्या बन जाएगा? इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्या बनेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा? टू एक्स बन जाएगा। ठीक है। इसको लेट कर लो फाइव वन एक्स कॉमा वाई। ये फाइव वन एक्स कॉमा वाई हो गया। कोई डाउट? इसमें तुम एक्स की जगह जेड कर दो और वाई की जगह जीरो कर दो, तो एक्स की जेड करोगे तो ये बन जाएगा टू जेड। ठीक है। ये हो गया स्टेप वन। नाउ स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करते हैं? डेवर यू अपॉन डेवर वाई कर दो। डेवर यू अपॉन डेवर वाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का टू वाई। इसको लेट कर लेंगे फाइव टू एक्स कॉमा वाई। एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो।
तो फाई टू जेड कॉमा जीरो, तो जहाँ वाई है वहाँ जीरो रखोगे तो ये जीरो हो गया। ठीक है, हमको फाई वन जेड फाई टू जेड मिल गया है। अब स्टेप लास्ट स्टेप क्या होती है, स्मॉल एफ जेड कितना होता है? स्मॉल एफ जेड इक्वल टू होता है इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई टाइम फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड। कोई डाउट? जहां डाउट हो वहां रोक के पूछ लेना, ठीक है। तो इंटीग्रल फाई वन जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, टू जेड है, माइनस आई फाई टू जेड की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो हो गया ये डी जेड। फाइनली कितना बचा, टू जेड का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो टू जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये कैंसिल हो गया। एफ जेड इक्वल टू आ गया जेड स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। बताओ कोई डाउट? हम्म, बोलिए। सर ये एक बार और समझा दो। एक बार एक और बार सर और, स्टेप 2 से रिपीट कर एक दीजिए। बार और देख लीजिए, फिर से बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, फंक्शन दिया गया है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये u गिवन है। अब u गिवन है तो कौन सा केस बन गया, ये पहला केस बन गया। पहले केस का मेथड क्या है, मेथड देख लो जरा एक बार। पहले केस का मेथड क्या है भाई, अगर u गिवन है तो डेवर u अपॉन डेवर x पहले करना है, इसको फाई वन मानेंगे। फिर डेवर u अपॉन डेवर y करेंगे, इसको फाई टू मानेंगे। दोनों में ही x की जगह y की जगह जीरो रखना है। जहां x है वहां z, जहां y है वहां जीरो। फिर एफ जेड तुम्हारा इससे निकल आता है, एफ जेड तुम्हारा यहां से निकलता है इस फॉर्मूले से। एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो। यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बस यही यूज किया है मैंने। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, यू गिवन था, तो यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइंड एफ जेड यूजिंग माइलन थॉमसन मेथड। तो यू गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, केस वन हो गया, दिमाग में यही आना चाहिए, ठीक है। फिर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टू एक्स हो जाएगा। ये बन गया फाइव वन एक्स कॉमा जीरो। क्या करते हैं, एक्स की जगह जेड रखते हैं, वाई की जगह जीरो रखते हैं, रखो। तो एक्स की जगह जेड रख दिया, वाई था ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं, टू जेड हो गया ये हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ो, स्टेप टू करो, तो डेवर यू अपॉन डेवर वाई निकालो, तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का माइनस टू वाई, तो माइनस का टू वाई हो गया, फाई टू। इसको मान लो फाई टू एक्स कॉमा वाई। अब एक्स की जगह जेड रखना है, वाई की जगह जीरो रखना है, तो यहाँ एक्स नहीं है तो जेड कहाँ रखोगे, वाई की जगह जीरो रखो, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, फाइव वन जेड जीरो मिल गया, फाइव वन जेड जीरो मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है, फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड। इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेशन। तो फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू कितनी थी, टू जेड थी, माइनस आई फाइव टू की वैल्यू जीरो थी। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो तो जेड का होता है जेड स्क्वायर अपॉन टू, तो जेड स्क्वायर अपॉन टू, टू टू कैंसिल, यही आंसर है। कोई डाउट? बोलो, बोलो कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, चलो ये क्वेश्चन दिया है u माइनस वी वाला, अब ये u माइनस वी वाला गिवन है। फाइंड एफ जेड, फाइंड स्मॉल एफ जेड। स्मॉल एफ जेड निकालना है, u माइनस वी कौन सा केस हो गया, u भी कौन सा केस हो गया, केस थ्री। क्या करते हैं, इसको कैपिटल यू लेट कर लेते हैं, फिर डेवर कैपिटल यू अपॉन डेवर एस निकालेंगे एंड फॉलो करेंगे केस वन। यही वाले करने जा रहे हैं, ठीक है। तो u माइनस वी गिवन है, इसको कैपिटल यू लेट कर लो, तो कैपिटल यू इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये कैपिटल यू हो गया। कोई डाउट? नाउ डेवर यू अपॉन डेवर एक्स करो, तो ई की पावर एक्स आएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई कांस्टेंट है, कॉस वाई माइनस साइन वाई। तो केस वन फॉलो करना है, तो ये तो तुमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ये क्या बन जाएगा, फाइव वन एक्स कॉमा वाई। अब क्या करना है, फाइव वन जेड कॉमा जीरो निकाल लो, मतलब एक्स के प्लेस पर जेड, वाई के प्लेस पर जीरो। रखो बच्चे, कितना आएगा, तो ई की पावर जेड आ जाएगा, कॉस जीरो माइनस साइन जीरो। ये क्या बन जाएगा, ई की पावर जेड, कॉस जीरो होता है वन, माइनस साइन जीरो जीरो। ये कितना आ गया, ई की पावर जेड, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, फाइव वन जेड कॉमा जीरो। कोई डाउट? अब क्या करोगे,
डेवर कैपिटल यू अपॉन डेवर वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट हो गया, कॉस वाई का होता है माइनस का साइन वाई, माइनस साइन वाई का कॉस वाई, इसको लेट कर लो फाई टू एक्स कॉमा वाई, रिप्लेसमेंट करो, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, फाई टू, बनाओ क्या बनेगा, तो ई की पावर जेड, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन, तो ये हो गया माइनस ई की पावर जेड हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाई टू जेड कॉमा जीरो। हम बिल्कुल केस वन फॉलो कर रहे हैं केस थ्री में, ठीक है, थ्री का क्वेश्चन है, केस थ्री का क्वेश्चन है ये वाला। यहां से क्या करेंगे, लेट दिस, लेट दिस एंड फॉलो केस वन, केस वन को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, कैपिटल एफ जेड निकलेगा, क्या निकलेगा, कैपिटल एफ जेड। फॉर्मूला क्या होता है, फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड, तो इंटीग्रेशन फाई वन कितना निकला था, फाई वन जेड कॉमा जीरो ई की पावर जेड, ई की पावर जेड माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो कितना निकला है, माइनस का ई की पावर जेड डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड कॉमन आएगा, ये वन माइनस माइनस प्लस, तो ये वन प्लस आयोटा हो गया डी जेड, वन प्लस आयोटा कॉन्स्टेंट है बाहर कर लो, वो ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड हो गया, ये हमारे पास कैपिटल एफ जेड आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या होता है, स्मॉल एफ जेड, तो स्मॉल एफ जेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एफ जेड अपॉन वन प्लस आयोटा, तो वन प्लस आयोटा ई की पावर जेड अपॉन वन प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ए की पावर जेड, तो स्मॉल एफ जेड हमारे पास कितना आ गया, ए की पावर जेड। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर दो, दिस इज द आंसर। बोलो कोई डाउट, बोलिए। किसी कोई डाउट, मैंने केस वन और केस थ्री का क्वेश्चन करा दिया है, बिल्कुल इसी तरह से केस टू और केस फोर लगेंगे, कोई डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो ट्यूटोरियल शीट सिक्स लगानी है, ठीक है, मैं अभी डेफिनेशन भेज रहा हूँ कुछ, और डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है, एक जगह नोट कर लेना सारी डेफिनेशन, और जितना आज कराया है ये पीडीएफ भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट बनता है तो मैं तुम्हें कल क्लास में करा दूंगा, ठीक, कल क्लास होगी, कल मैं करा दूंगा इस कुछ डाउट को, और कल ही शुरू कर लेंगे हम यूनिट फाइव, यूनिट फोर तुम्हारी मैंने खत्म कर दी, ठीक है, यूनिट फोर तुम्हारी खत्म हो गई है, तो इस क्लास से हम लोग को ये फायदा मिल गया कि यूनिट फोर तुम्हारी कंप्लीट हो गई, अब तुम्हारे डाउट्स जो होंगे वही कल कराएंगे, ठीक है, और कल ही हम शुरू कर देंगे यूनिट फाइव। कोई डाउट किसी को, अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने उसमें कोई डाउट किसी को, मैं तुमको शुरू से एक बार दोबारा से रिकॉल कर दे रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने। मैंने तुमको बताया कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के पहले बताया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, ये जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इसमें एक्स रियल पार्ट होता है, वाई भी क्या होता है, एक्स और वाई दोनों ही रियल होते हैं, एक्स को बोलते हैं रियल पार्ट, वाई को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और वाई वाला ये क्या है, ये इमेजनरी पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई से, एक्स होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजनरी पार्ट, ये होता है रियल, ये होता है इमेजनरी पार्ट, ठीक। मॉड जेड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर्ग्यूमेंट जेड थीटा होता है, थीटा की वैल्यू होती है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है, तुमको ये पता होना चाहिए, जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ये सब तुमको बेसिक चीजें हैं, ये तुमको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत अभी फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड अब क्या होता है, तुमने रियल फंक्शन के लिए पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, लेकिन फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या होता है,
क्योंकि ये एक प्लेन में डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे पॉइंट तक रीच करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या होता है, पाथ फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। अगर सभी पाथ के अलोंग लिमिट सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर किसी भी पाथ के अलोंग लिमिट डिफरेंट आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए हम लोग आर्बिट्रेरी पाथ चूज करते हैं। तो जनरली अगर ओरिजिन के अराउंड निकाल रहे हैं तो ओरिजिन से पास पास करता हुआ पाथ लेते हैं y = mx। जनरली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनेंगे, तो वो मैं भी एक दो एग्जांपल और करा दूंगा तुमको। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ, दैट्स व्हाई वी फाइंड लिमिट अलोंग एनी पाथ। ठीक है। तो किसी भी पाथ के अलोंग लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला भाई क्या होता है, लिमिट एफ जेड, जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, जेड नॉट यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पॉइंट है, तो एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट करके लिखा जाता है। एक्स नॉट यहाँ रियल पार्ट है, वाई नॉट यहाँ इमेजिनरी पार्ट है। इसकी लिमिट सपोज एल आ गई अलोंग एनी पाथ। ठीक। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, यही लिमिट एल बन जाती है एफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड बन जाती है ये, फंक्शन ऑफ जेड नॉट। तो ये है फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, ये फंक्शनल वैल्यू है। और ये क्या है, लिमिट अलोंग एनी पाथ है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला ये बताया मैंने, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें भी वही चीज है कि अलोंग एनी पाथ निकालेंगे, अगर पाथ पे डिपेंड कर जाता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन हम लोगों ने कौन कौन से किए, हमने पता किया कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो लिमिट का फॉर्मूला जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, जेड बार अपॉन जेड, जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स माइनस आई वाई बन गया ये। नीचे जेड है तो नीचे एक्स प्लस आई वाई हो गया। अब हमें वाई ऐसा चूज करना है जिससे एक्स कंप्लीटली हट जाए और वो ओरिजिन से भी पास होता है। ओरिजिन कहाँ से आया, ये लिखा हुआ है ओरिजिन। ठीक है। जेड टेंडिंग टू जीरो है ना, इसलिए। तो y = mx मिल गया हमको, y को एक जगह mx रखा, x कॉमन आ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कहानी ये होती है कि ऐसा पाथ चूज करना होता है कि x कंप्लीटली हट जाए। ठीक है। तो x कंप्लीटली यहाँ पे हट गया, लेकिन जो आंसर आया वो m में डिपेंड कर गया। तो अलग अलग m के लिए क्या होगा, अलग अलग लिमिट आ जाएगी, और अलग अलग लिमिट आएगी तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। सभी पाथ के अलोंग लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पॉइंट लिखवाए हैं मैंने, इफ द आउटपुट ऑफ लिमिट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर m, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लिया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एफ डैश जेड, जेड नॉट, जेड इक्वल टू जेड नॉट, जेड नॉट कितना है यहाँ पे जीरो, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, जेड नॉट यहाँ पे जीरो है, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, एफ जेड यहाँ पे मॉड जेड गिवन है रखा हमने, जेड की जगह जीरो रखोगे तो मॉड जीरो जीरो ही होता है, जेड माइनस जीरो। ये बन गया मॉड जेड अपॉन जेड। मॉड जेड क्या होता है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। सब रख दो। अब पूरा एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया ये, तो फिर से हमें पास लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट यहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पास करता होना चाहिए। y = mx रख के देख लो पहले, y = mx रखोगे तो m² x² अंदर बनेगा, लेकिन ऊपर अंडर रूट लगा है, तो x² बाहर आएगा x लेकर के, तो बाहर x हो जाएगा। तो बाहर x हो गया तो x से x कैंसिल, अंदर क्या बचा, √1 + m², नीचे क्या बचा 1 + im, तो ये फिर m पे डिपेंड कर गया। अब m पे डिपेंड कर गया तो अलग अलग m के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यू होगी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ठीक। अगर ये m डिपेंड ना करता तो फिर हो जाता डिफरेंशिएबल। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया है फिर से वही फॉर्मूला लगाया। मॉड जेड स्क्वायर का मतलब होता है x² प्लस वाई स्क्वायर, जेड का मतलब x प्लस आई वाई। फिर तुम रखो y = mx, तो x² बाहर आएगा, जब कैंसिल करोगे डिनोमिनेटर वाले x से तो ऊपर एक x बच जाएगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, मतलब m पे डिपेंड नहीं किया आपकी बात। तो इंडिपेंडेंट ऑफ m हो गया, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ m, हेंस हेंस इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और कराया यहाँ पे, ये भी x m पर डिपेंड नहीं किया। हाँ, तो ये भी क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक। फिर मैं तुमको बताया एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी पॉइंट पर अगर एनालिटिक पूछा जा रहा है
तो जेड नॉट, मान लो जेड नॉट पे पूछा जा रहा है, फंक्शन जेड नॉट पर पूछा जा रहा है, तो जेड नॉट पर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जेड नॉट के नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के साथ साथ, तभी ये एंटिक होगा। अगर जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है मान लो, नेबरहुड में किसी पॉइंट पे नहीं है, तो फिर ये एंटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक। एक और बात होती है कॉशी रीमैन इक्वेशन, अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं यू और वी के, वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। ये लिखा है, तो यहाँ पे यू वी कहाँ से आएंगे? एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होगा, वहाँ यू रियल पार्ट होता है, वी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने लिख रखा है इधर। ठीक है। तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल्स टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई, मतलब यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई होना चाहिए। ठीक है। तीन बातें हैं यहाँ पे। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर सेटिस्फाई करेगा, सी आर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन सी आर सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस केस में होगा? जब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होंगे? कौन से पार्शियल डेरिवेटिव? ये वाले। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है। फिर मैं तुमको बताया, या सेटिस्फाई करके बताया कि ये फंक्शन दिया था, यू वी कंपेयर करोगे, यू की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस वी एक्स वाई स्क्वायर, वी निकल आया। तुमको पता लगाना है कि एनालिटिक है कि नहीं है, तो तुमने क्या किया? सी आर सेटिस्फाई करा के देखा, सी आर सेटिस्फाई कर गई, एनालिटिक हो गया। ठीक। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी यही कराया। ई की पावर जेड था, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस आई वाई, ई की पावर एक्स, ई की पावर आई वाई। ई की पावर आई वाई तुम्हारा बन गया कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, मल्टीप्लाई कर लो, यू भी अलग अलग कर लो, तो यू हो गया ई की पावर एक्स कॉस वाई, वी हो गया ई की पावर एक्स साइन वाई। ठीक है। फिर वही सी आर सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई गई, मतलब ये फंक्शन कैसा है? एनालिटिक है। फिर तुमको बताया हमने हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन फिर कंपेयर करोगे यू वी से। अगर एफ जेड एनालिटिक है, अगर क्या एफ जेड एनालिटिक है, तो यू वी का हार्मोनिक होता है और वी यू का हार्मोनिक होता है। ठीक है। हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक का मतलब लाप्लास सेटिस्फाई करना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन, इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ठीक है। वैसे आगे भी लिखा है मैंने यहाँ पे कि एफ सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, देन एफ इज हार्मोनिक। लाप्लास इक्वेशन ये होती है कि उसी एफ को दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में करो, दोनों को जोड़ दो, आंसर जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो एफ हार्मोनिक हो जाता है। फिर ये वाली बात बताई मैंने, इसमें क्या बताया कि एफ यू प्लस आई वी अगर एनालिटिक है तो यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है और वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। ठीक। कैसे निकालते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट? अच्छा, पहले तो ये पता किया कि हार्मोनिक है कि नहीं है। तो यू यहाँ पे दिया था ई की पावर एक्स कॉस वाई, इसको दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जोड़ दो, जोड़ने पे जीरो आएगा तो हार्मोनिक हो गया, आ रहा है तो ये हार्मोनिक हो गया। ठीक है। फिर मैंने तुमको हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मतलब यू गिवन होता तो वी कैसे निकालें, वी गिवन हो तो यू कैसे निकालें। ठीक है। तो यू गिवन होगा तो वी के लिए फॉर्मूला बनता है डी वी इक्वल टू डेवर वी अपॉन डेवर एक्स डी एक्स, डेवर वी अपॉन डेवर वाई डी वाई। ये कहाँ से आता है? ये आता है चेन रूल से आता है। चेन रूल पार्शियल डिफरेंशियल में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक। अब यहाँ पे लगा दो सी आर इक्वेशन, यूज सी आर इक्वेशन, तो सी आर में वी एक्स बन जाएगा माइनस का यू वाई, और यू वाई वी वाई बन जाएगा यू एक्स। ठीक। रिप्लेस कर दिए, तो ये पूरा देखो यू की फॉर्म में हो गया, ये भी यू की फॉर्म में हो गया, ये भी यू की फॉर्म में हो गया। तो यू ही गिवन था हमको, तो यू का एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये पहला हो गया आई वन, दूसरा हो गया आई टू। आई वन आई टू को दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो वाई कांस्टेंट होगा, होगा। वही मैंने हार्मोनिक कंजुगेट।
मैं बैठा हूँ तो मुझसे भी रहा हूँ। डाउट है? एनीवन? ओके, सो डाउट नहीं है तो तुम्हारा ये यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, ये यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो, शीट लगाइएगा। शीट मैंने शेयर कर रखी है यूनिट 4 की। तब डाउट ज़्यादा आएंगे तब आप पूछ सकते हो मुझसे। तो कल मैं तुम्हें यूनिट 5 शुरू कर। ठीक। सर साउंड नहीं आ रही आपकी।